दोस्तों बीते दिनों भारत सरकार ने पीएफआई नामक संगठन और उसके साथ जुड़े कुछ अन्य संगठनों पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया। पीएफआई एक ऐसा संगठन जो हम आए दिन समाचार पत्रों में जिसका नाम, न्यूज़ चैनलों में जिसका नाम सुनते और पढ़ते थे। ये संगठन हर उस आंदोलन में सक्रिय रहता था जो देश विरोधी गतिविधियों को लेकर होता था। पीएफआई का लिंक सीएए के आंदोलन से भी जोड़ा गया। बहुत सारे ऐसे देश के अंदर घटनाएं घटी जिनमें दंगे हुए, वहाँ भी पीएफआई का नाम जुड़ा और पीएफआई को लेकर अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की बातें हो रही थी। लेकिन अब एनआईए और अन्य जांच एजेंसियों ने बहुत सारे ऐसे सबूत पीएफआई के खिलाफ प्राप्त किए और जिनके माध्यम से ये साबित हुआ कि पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है और विदेश से अलग अलग सोर्सेज से हवाला और कई अन्य सोर्सेज से धन इकट्ठा कर कर देश विरोधी गतिविधियों के लिए पैसा दे रहा है। इसी पीएफआई का नाम हम सीए आंदोलन में जो धरना प्रदर्शन दिल्ली में हुआ था उसके दौरान भी हमने सुना कि पीएफआई द्वारा बहुत सारे लोगों को उस धरना प्रदर्शन और उस आंदोलन के दौरान पैसा और फंड मुहैया कराए गए। आखिर सरकार ने इस पीएफआई को जो प्रतिबंध लगाया, इस पे आज हम चर्चा करेंगे कि ये वास्तव में पीएफआई किस प्रकार से कार्य कर रहा था और क्या-क्या कार्य कर रहा था। हमारे साथ मौजूद हैं इसी विषय पर कार्य कर रहे आर्यवीर जी। इनका नाम आपको पता है कि बहुत सारे सुरक्षा कारणों से हम इनकी जो चेहरा है और उनका नाम आप तक नहीं पहुंचाते हैं क्योंकि बीते कुछ समय पहले इन पर हमले भी हो चुके हैं। इन्हीं सब कारणों से जो देश विरोधी गतिविधियों में जो लोग जुड़े हुए थे उन्होंने आर्यवीर जी के ऊपर हमला भी किया था। अब आर्यवीर जी ठीक है। आर्यवीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। भ्राता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप काफ़ी लंबे समय से सरकार और बहुत सारे संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं और जो इस प्रकार की देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं उनको आप उजागर भी करने में सहायता करते हैं। आखिर पीएफआई को इतने वर्षों के बाद भारत सरकार ने बैन किया। काफ़ी लंबे समय तक पीएफआई भारत के अंदर अपनी जड़ें जमा रही थी। साउथ का ये संगठन है। आखिर इसका कार्य करने का तरीका क्या था और अभी क्या फाइंडिंग्स मिली थी जिस कारण इन पर प्रतिबंध लगाया गया? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से ये जो संस्था चलती है आमिर की, आप लेकर उजागर करते हैं, समाज के सामने सच्चाई रखने का प्रयास करते हैं कि सब चीजें क्या है, क्यों इनके पीछे क्या उद्देश्य है। तो पीएफआई संगठन है, ये 22 नवंबर 2016 को स्थापित किया हुआ था केरल के अंदर और अभी इसका जो इस समय पर जो कार्यालय है वो शाहीन बाग में है दिल्ली। आप देखेंगे का सीए का जो विरोध हुआ था वो भी शाहीन बाग से हुआ था और एक वीडियो आई शाहीन बाग से, अगर आपने देखी उस समय पर, जो उस वहां बैठती थी महिलाएं धरने पर सीए के, तो उनको शाम को नोट बांटते हुए दिखाया गया था। 5-5 के नोट दिए जा रहे थे और वो पैसे ले लेकर के अपने घर जा रही। जब उसकी जांच हुई तो जांच होने के बाद पता चला कि जो पैसा है वो पीएफआई से है। इनका जो एजेंडा है वो 2047 तक इस भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है और उसके पीछे पीछे पूरी जी जान से काम कर रहे हैं। आप सोचो जरा कि 2006 के बाद में यानी कि 16 वर्ष में, लगभग 16 वर्ष नवंबर में इस संगठन को होंगे, 15 वर्ष कुछ महीने हुए हैं, 15.5 वर्ष समझिए आप। 15.5 वर्ष में अनेकों देशों में फैल चुका है, एक आध देश में नहीं। और ये इस समय पर कई से कई जगह पर, ये मेरी बात नहीं है, आप अगर गूगल भी कर लेंगे इन सब चीजों को तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है और 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने में पूरे जी जान से लगा हुआ। ये जो आप बता रहे हैं कि ये अलग-अलग संगठन 2016 से शुरू हुआ और अलग-अलग देशों में फैल गया। तो क्या 2016 से अभी तक सरकार कहाँ थी? क्योंकि पीएफआई का नाम काफ़ी लंबे समय से आ रहा था और जहाँ तक मुझे याद है जब आईएसआईएस को लेकर बात होती थी कि
पीएफआई से जुड़े हुए कुछ लोग या सिमी से जुड़े हुए लोग जो हैं वो आईएसआईस को ज्वाइन कर रहे हैं, साउथ के, केरल के, तमिलनाडु इस साइड के जो लोग हैं, युवा हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं, इस तरह की चर्चाएं सुनने में आई मीडिया में। तो लंबे समय से इनका लिंक तो था, और अब आखिर सरकार ने आज वो भी 5 साल के लिए केवल बैन किया है, आज या प्रतिबंध पूरी तरह से लागू नहीं किया है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि ये संगठन किस तरह से लोगों को बरगलाता था, और क्या आपको लगता है कि 5 साल का बैन काफी है? जी, बस मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 5 वर्ष का बैन लगा है इसके ऊपर, माफ़ करिएगा आप 2016 बोल चुके हैं, ये 2006 22 नवंबर 2006 से चल रहा है और 16 वर्ष होने को है संगठन। जी। 16 वर्ष में देश-देशांतरों में फैला और ये 5 वर्ष का जो बैन है, स्थायी बैन लगाने के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर स्थायी बैन लगाया जाता तो हो सकता है कि गृह मंत्रालय को ये था कि देश में बवाल करेंगे, शोर मचाएँगे। लेकिन 5 वर्ष का बैन है तो इनके दिमाग में कुछ लोगों के सामान्य बात आएगी कि 5 वर्ष बाद में बंद हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूँ जिन परिस्थितियों में बैन लगाया गया है, उनमें ही 5 वर्ष का बैन काफ़ी नहीं, इस संस्था को खत्म किया जाएगा, इस पे जीवन भर के लिए आजीवन प्रतिबंध लगाया जाएगा और ये लगेगा। अभी जाँच है, शुरुआती जाँच है, शुरुआती जाँच में 5 वर्ष का बैन लगाया गया है और उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी जब पूरे ठोस सबूत पुख्ता मिल जाएँगे। अभी ये कोर्ट में जाएगा वहाँ। तो कोर्ट में जाने के बाद में जब पूरा सामने आएगा तो स्थायी बैन इस पर गवर्नमेंट को लगाना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो स्थायी बैन जी, तो ये संगठन किस प्रकार से कार्य कर रहा था भारत में? किस तरह से लोगों को रिक्रूट कर रहा था, और किस तरह के जो जिसे कह लीजिए उनके माइंड वॉश, ब्रांड वॉश आप बता रहे हैं, इनका एक एजेंडा था, वो एजेंडा किस प्रकार से उसको टारगेट को अपना पूरा करने के लिए ये लोग किस प्रकार से कार्य करते हैं? जी, मैं बताता हूँ। ये जो है, जो छोटे मज़दूर वर्ग का व्यक्ति है ना, उस पे पकड़ बनाता है। जो छोटा ग्राउंड पे काम करने वाला वर्कर होता है, पीएफआई की पकड़ उनसे और उन तक पहुँचने के लिए मौलानाओं का यूज़ करते हैं और मौलाना उन लोगों तक पहुँचने के लिए जो बीच में जो कम्युनिटी के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो छोटे सरपंच हो गया, नेता हो गया, प्रधान हो गया, वो जो छोटे लोग होते हैं, उनसे उन लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनका डाटा दीजिए कि जो मज़दूरी करने वाले लोग हैं, ये जैसे नाईगिरी का करने वाला व्यक्ति है या पेंटर है, इन लोगों को इसमें जोड़ा जाता है क्योंकि इनको धन की कमी होती है। और धन की कमी के कारण व्यक्ति बड़े इजीली तुम्हारे एजेंडे पे काम कर सकता है। तो उन लोगों को बुला करके, उनको पकड़ करके अपना ये एक नैरेटिव फँसाते हैं, उनके दिमाग में बातें डालते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक नाई की दुकान, एक चाय वाले की दुकान, एक पेंटर, ये लोग प्रतिदिन बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। तो ये लोग क्या काम करते हैं, उनको एक दिमाग में उनकी बात फँसाते हैं कि आपको अपनी दुकान पर बैठ करके सारी चीज़ें बोलनी। यहाँ से एजेंडा इनका शुरू होता है। अगर इनके कोई लोग आते हैं तो उनको भड़काना है, उनका माइंड वॉश करना है। एक नाई को बोल दिया कि सुबह से शाम तक आपको बोलना है कि ये सरकार बहुत खराब है। वो इतना खराब है जी, इसने पूरा नाश कर दिया देश का। तो वहाँ दुकान पर अगर बाल कटाने के लिए नाई की अगर हिंदू भी आएगा तो उसके दिमाग में एक बात आएगी यार, उसमें से 10-5 तो ऐसे लचर-पचर होते हैं जिनको कुछ अता-पता ही नहीं होता, जो केवल हाँ में हाँ करने वाले होते हैं, सामने वाले की हाँ में हाँ करनी। तो ये करके छोटे-छोटे नैरेटिव फँसाते हैं, उन लोगों को पकड़ते हैं जो डेली मतलब काम करने वाले हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, तो वो आसानी से इनके एजेंडे पर काम करते हैं। और इनका एजेंडा वही होता है कि इस्लाम को किस तरह से बढ़ाया जाए, दो लोगों के दिमाग में कैसी बात डाली। अभी दूसरी जगह पर ये बात नहीं, लेकिन 2047 में भारत इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, ये लोग भी उन्हीं की विचारधारा फैली हुई, जबकि भारत इतना कमजोर देश नहीं। अगर आप देखें सनातन धर्म को, हिंदू धर्म जो सामने खड़ा हुआ है एक मजबूत स्थिति में, उसको कमजोर करने का और लोगों के दिमाग में बात डालने के कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, ये उन्हीं का एजेंडा। तो इस तरह से जी। काम करते हैं। जी, जी, ये इसका मतलब ये जो अभी बीते दिनों कुछ जगहों से कुछ पुस्तकें और पीएफआई के जो अधिकारी थे वो भी पकड़े गए थे, जिसमें ये कहा गया था कि ग़ज़वा-ए हिंद के नाम से जो है वो कुछ मुहिम चलाना चाहते थे, जिसमें वो जो युवा हैं उनको ट्रेनिंग भी दे रहे थे, हथियार चलाने की ट्रेनिंग, लाठी चलाने की ट्रेनिंग, तलवार चलाने की ट्रेनिंग, इस तरह के कुछ वीडियोज़ और कुछ जगहों पर ये कार्य किया भी जा रहा था। तो जिसको लेकर बीते दिनों विवाद भी हुए थे कि अन्य संगठन भी लाठी चलाने का ट्रेनिंग देते हैं, इस तरह की बातें की गई थी। लेकिन जब वो पुस्तकें और जो स्टडी मटेरियल मिला, जिसमें ग़ज़वा-ए हिंद का पूरा रोड मैप, जो कि अभी आर्यवीर जी बता रहे हैं कि एक पूरा का पूरा रोड मैप जो पीएफआई ने बना रखा था, कि किस प्रकार से देश के अंदर एक तरह से सत्ता परिवर्तन करना है, किस तरह से जो है सामाजिक परिवर्तन करना है और धार्मिक परिवर्तन करना है। और धार्मिक परिवर्तन मुख्य रूप से इस्लाम का राज्य देश के अंदर स्थापित करना है। आर्यवीर जी,
जिस प्रकार आपने बताया कि दिल्ली में इनका मुख्यालय था, लेकिन ये मुख्य रूप से साउथ का संगठन माना जाता है, तो वहाँ पर अभी इसकी क्या जड़ें हैं और आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि वास्तव में सरकार क्या एक बैन से इस संगठन को ख़त्म कर सकती है, या स्लीपर सेल की तरह ये लोग अभी भी कार्य करते रहेंगे और देश की जड़ों को खोखला करने का काम करेंगे? देखिए, इन लोगों ने क्या काम किया हुआ है, एक तो वर्कर के पास ज़मीन पे जुड़े हुए लोग हैं और जो पूरा पैसा वो अकाउंट में नहीं है। हुँ, इनकी जो इनकम है उसको आपको समझना पड़ेगा, ये काम करना इनका इतनी जल्दी से छूटने वाला नहीं है, दूसरे तरीके से काम करते रहेंगे। लेकिन हाँ, इससे इससे फ़र्क बड़ा पड़ा। सरकार को अभी और जागरूक होना पड़ेगा और भी जाँच बैठानी पड़ेगी। इनका तरीका मैं आपको बताऊँ, पैसा आता कहाँ से? जी, ये समझना पड़ेगा। जी। ये मालदीव है, तुर्की है, अरब है, इन देशों से तो पैसा आता ही है साथ-साथ में, क्योंकि यहाँ के जो व्यापारी होते हैं, व्यापारियों के माध्यम से पैसा बड़ी ईज़िली पहुँच जाता है और व्यापारी इनके अपने हैं। दूसरा, भारत के अंदर जो बड़े स्तर पर व्यापार करने वाले मुस्लिम लोग, हुँ, उन लोगों से इनके पास में फंड आता है। जी, तो वो नकद में आता है, वो का अकाउंट में नहीं आता, हुँ, वो नकद में आता है और उससे ये काम अपना पीछे से करते रहेंगे, क्योंकि एक संगठन पर बैन लगा पीएफआई पर, उसके सहयोगी संगठनों पर भी हालाँकि बैन लगाया सरकार ने। लेकिन मैं उसके बावजूद भी कहना चाहूँगा कि इनके पास में जो डेली अर्निंग इनको है, हुँ, डेली इनकम, जी, उस डेली इनकम से इसीलिए तो इतना संगठन बढ़ गया। भाई 16 वर्षों में आप देखो कितने सारे देशों में फैल गया है। जी, तो उसका कारण ये है कि इनके पास डेली इनकम होती है। जब तक उस डेली इनकम पर प्रहार नहीं किया जाएगा, इससे जुड़े हुए अभी आप 100 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। पर मैं समझता हूँ कि 100 काफ़ी नहीं, इसमें तो हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ा संगठन और वो ज़मीन पर काम करने वाला, हालाँकि इसमें कमी तो ज़रूर आएगी कि भय तो व्याप्त हो ही जाता है कि जो उनके जो आला कमान के जो अधिकारी हैं, वो सब गिरफ्तार हो गए तो उनमें भय तो है। हुँ, भाई पूरे जीवन भर के लिए जेल में जाना पड़ेगा, पीछा छूटेगा नहीं। लेकिन फिर भी पीछे से कुछ धर्मांध लोग होते हैं, वो काम करते रहते हैं। तो ये बड़ा आसानी से इसको रोकना तो बड़ा मुश्किल काम है। जी। लेकिन आर्यवीर जी, जैसा कि आपने बताया कि इनको डेली की कमाई है और हम समझते हैं डेली की कमाई कहाँ से आती है। ये जो मज़ारें हैं वहाँ पर कैश चढ़ाया जाता है, कोई चेक नहीं देते, कैश चढ़ाया जाता है, कैश में दान दिया जाता है और ज़्यादातर अधिकतर गैर मुसलमान जो हैं वो इन मज़ारों पर पैसा चढ़ाते हैं। इसके अलावा मुसलमान को ज़कात के रूप में कुछ पैसा निकालना होता है, जो भी इस्लामिक जो उनकी जो पुस्तकें हैं उसमें कहा गया है कि ज़कात देनी है, तो वो ज़कात भी कैश में ही लोग निकालते हैं और मदरसों में और इस प्रकार की जगहों पर देते हैं। तो इसके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि हिंदुओं के अगर मंदिरों की बात कर लें तो वहाँ पे नियंत्रण की बात की जाती है, पैसे को रेगुलेट करने के लिए लोग बात करते हैं, दान की पर्ची, चेक आदि दिया जाता है। वहीं जो अल्पसंख्यक के नाम पर इन स्थानों पर जो कैश में दिया जाता है, उसका कोई रेगुलेशन नहीं है। तो आपको लगता है आर्यवीर जी कि ये जो चीज़ है, ये रुक सकती है वास्तविकता? क्योंकि यहाँ पर तो पैसा वास्तव में कैश में दिया जाता है। लोग जाते हैं ₹10, ₹50, ₹500 का कैश देते हैं। अजमेर की दरगाह देख लीजिए, वहाँ पे करोड़ों रुपया जो है कैश में आता है। तो ये सब संगठन जो इस प्रकार के संगठनों को आगे जाके सहायता देते हैं, तो ये तो देश में रुकने वाली चीज़ है ही नहीं। ये तो चलता ही रहेगा, भले ही ऊपर से साफ हो जाए, सरकार इसे रोक ही नहीं सकती। जी, ये अल्पसंख्यक के नाम पर ये लोग मलाई चाहते हैं। जी। जो कानून बना हुआ है ना, भारत के संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा। या तो सबको ओपन करना पड़ेगा, सबको खुला छोड़ना पड़ेगा मंदिर आदि को। और आपको बताऊँ, केवल भारत के अंदर मंदिरों के ऊपर ही सरकार बोर्ड बना करके उनके पैसों को इधर खर्च करती है। जबकि किसी मस्जिद में, किसी मज़ार पर या किसी चर्च के ऊपर सरकार का कोई अधिकार अधिपत्य नहीं। क्योंकि ऐसा कानून बना दिया गया कि अब इनको भी अपने आगे बढ़ने का अधिकार है, तो वो अपने आगे बढ़े। लेकिन मैं कहूंगा आप लोगों से, पिछले दिनों जब नोटबंदी हुई थी तो उसके बाद में सरकार ने कहा था, भाई इतना कैश किसी व्यक्ति के पास मिलता है तो उसको बताना पड़ेगा कहाँ से आया। हुँ, उस समय लोगों ने शोर मचाया। एक और सरकार ने कहा था, इतने ग्राम से ऊपर सोना अगर किसी के पास मिलता है तो उसका आपको बताना पड़ेगा कहाँ से है, कैसे है, उसका ब्यौरा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। हुँ, उस समय पर बड़े सारे सनातनी लोग या और बहुत सारे लोगों ने शोर मचाया था। लेकिन मैं उनको समझाना चाहूंगा कि ये सरकार की दूरदृष्टि सोच है। आपके पास जो धन है वो तो आपके काम का है, लेकिन इनके पास जो है वो आतंकवादियों के काम का है। हुँ, तो सरकार नियम तो बना रही थी, इनको भी दृष्टिकोण में रख करके, इनको दृष्टिकोण में, लेकिन हमारे वाले शोर मचा देते हैं। हुँ, तो वो पकड़ में आ सकता है। सरकार ने ऑलरेडी कानून इस विषय में थोड़ा-सा बनाया हुआ है, लेकिन उस पर ज़मीन पर इसलिए नहीं उतर पा रही है क्योंकि उसका सहयोग करने वाले लोग नहीं। हुँ, हमारे बहुत सारे सनातन धर्म के ऐसे लोग हैं जिन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, ये सरकार ने क्या किया? लेकिन आपको बताऊँ, ये अच्छा था।
अगर ऐसा होगा तो तुम लोग ये जो हमारे सनातन धर्म के लोग, अब उनमें बहुत जागरूकता आ रही, तेजी के साथ जागरूक हो रहे हैं। लेकिन क्या वो उतने जागरूक हैं जितने वो लोग हैं? कानून अगर उनको भी लेकर के बनाते हैं तो ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो सरकार को कानून बना करके सख्ताई से कदम उठाना पड़ेगा, छापेमारी करनी पड़ेगी और ऐसे नंबर जारी करने चाहिए गवर्नमेंट को कि अगर किसी के पास में इस तरह की इनकम मिलती है तो उसको सम्मानित करेगी सरकार, उसको कुछ धनराशि देगी और वो सूचना सरकार को दे और सरकार को अनेकों टीमें बना करके वहां छापेमारी करनी शुरू करनी पड़ेगी। अगर छापेमारी जारी रहती है तो भय के कारण कुछ न कुछ कमी आएगी। जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही और ये चीज़ दर्शाती है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। जो आम जनमानस है उसका स्वार्थ नहीं देखते, पूरे धर्म का स्वार्थ नहीं देखते। उनका शायद वो चाहते हैं कि उनकी कमाई ना बंद हो जाए, लेकिन ये सब चीज़ें गलत है, क्योंकि अगर इस प्रकार की चीज़ हुई कि हमारे देश में ग़ज़वा-ए-हिंद जैसे चीज़ें करने का प्रयास ऐसे पीएफआई जैसे संगठन अगर करते हैं तो वो भी सुरक्षित नहीं है। जो इस तरह की आवाज़ उठाते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता, हमें सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, लेकिन जिस दिन इतिहास गवाह है कि जिस दिन इस तरह की घटना घटती है उस दिन केवल 2 ही होते हैं, एक इस्लाम को मानने वाले और एक गैर इस्लामी, और गैर जो इस्लामी जो लोग हैं उनको भुगतना पड़ता है। तो ये जो बात है, ये इतिहास इसके बारे में है। हम चाहें तो मोपला देख सकते हैं, मोपला आंदोलन के दौरान भी यही हुआ, हैदराबाद में भी यही हुआ, जहाँ सत्ता में निज़ाम पावरफुल थे, उन्होंने हिंदुओं को दबाने का पूरा प्रयास किया। इस तरह की चीज़ें होती आई हैं। तो आर्यवीर जी, आज आप हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में आपने बात बताई और चीज़ें बताई जो पीएफआई कर रहा था और क्यों इस पे बैन लगाया गया और क्या कारण है कि आगे इसके ऊपर किस तरह से नकेल कसी जा सकती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आम लोगों को भी समझनी होगी कि मज़ारों में जिस प्रकार से चंदा चढ़ाते हैं लोग, पैसे कैश चढ़ाते हैं, वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ये चीज़ें पीएफआई जैसे संगठनों के इस्तेमाल में ही आती हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।